हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। और आज की हमारी ऑनलाइन हिंदी कक्षा का जो विषय है वो नाटक के तत्वों के आधार पर चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा है कि नाटक जो है उसके प्रमुख तत्व कौन से होते हैं। उन तत्वों के आधार पर आज हम जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाटक के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं। तो उसमें पहला तत्व होता है कथानक। जो नाटक की कथा वस्तु क्या है, उसकी कहानी क्या है, तो वो होता है नाटक का पहला तत्व कथानक। उसके बाद आता है पात्र और चरित्र चित्रण कि जो नाटक के पात्र हैं वो कैसे हैं, ऐतिहासिक नाटक है या काल्पनिक नाटक है, वो किस प्रकार के पात्र हैं, उनका चरित्र चित्रण कैसा है। तीसरा आता है कथोपकथन या संवाद भी उसे हम कह सकते हैं कि नाटक के में किस प्रकार के संवादों की योजना हुई है। उसके बाद भाषा शैली आता है, नाटक का तत्व भाषा शैली कैसी है, नाटक में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आता है नाटक का अगला जो पांचवा तत्व होता है वो देश काल और वातावरण कि जो नाटक लिखा गया है वो किस परिस्थितियों जो किस देश काल का है और उस देश काल की क्या परिस्थितियां हैं, उस आधार पर जो है हम नाटक की समीक्षा करेंगे। देश काल और वातावरण, फिर आगे रस सृष्टि कि नाटक में किस रस का अधिक प्रयोग हुआ है, किस रसों की योजना हुई है। आगे नेक्स्ट पॉइंट सातवां जो पॉइंट होता है वो उद्देश्य। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि नाटक लिखने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी रचना जो लिखी जाती है वो किसी उद्देश्य के लिए लिखी जाती है। बिना उद्देश्य के कोई भी रचना नहीं लिखी जाती, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तो ये भी नाटक का तत्व है, उद्देश्य। इसके आधार पर भी हम समीक्षा करेंगे चंद्रगुप्त नाटक की कि इस नाटक का क्या उद्देश्य है। उसके बाद गीत योजना आती है, फिर रंगमंच आता है। गीत योजना कि नाटक में किस प्रकार के गीतों की योजना हुई है, कितने गीत गाए गए हैं, जो है किस प्रकार के गीत गाए गए हैं। तो फिर उसके बाद रंगमंच, क्या रंगमंच पर जो नाटक है जिस भी नाटक की हम समीक्षा करते हैं तो क्या वो रंगमंच पर खेला जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे नाटक के तत्वों के आधार पर चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा। तो नाटक के प्रमुख तत्व आपको मैंने बता दिए हैं कि उसमें कथानक होता है, पात्र चरित्रण होता है, कथोपकथन होता है, भाषा शैली होती है, देश काल और वातावरण होता है, रस सृष्टि होती है, उद्देश्य होता है, गीत योजना होती है और रंगमंच के आधार पर हम आज जो है इस नाटक की समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले कथानक कि चंद्रगुप्त नाटक का कथानक। तो जो चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, जो इसका कथानक है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कथानक है इसका, मतलब पुराने इतिहास से संबंधित है, हमारे अतीत भारतवर्ष के जो अतीत है उससे संबंधित है। इसमें चंद्रगुप्त के द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद वंश का नाश, जो चंद्रगुप्त है उसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का नाश, यमनों को भारत से भगाना। यमन कौन थे? जो विदेशी आक्रमणकारी थे, जिसमें सिकंदर था, सेल्यूकस था, ये सारे जो है यमन आक्रमणकारी थे, उनको भारत से भगाना था। सेल्यूकस की कन्या कार्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह जो है, आदि जो घटनाएं हैं इस नाटक में वर्णित हुई हैं। तो कथानक के बारे में मतलब हमने ये
इसके चंद्रगुप्त नाटक के बारे में पढ़ा कि जो इसका कथानक है वो ऐतिहासिक है। और इसके कथानक क्या है कि चंद्रगुप्त जो है वो चाणक्य की सहायता से जो नंद वंश का नाश कर देता है, जमनों को भारत से भगाना, सेल्यूकस की कन्या कार्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह, जो घटनाएं हैं इस नाटक में वर्णित हुई हैं। कहीं पात्रों तथा घटनाओं में कल्पना का सहारा लिया गया है, फिर भी ऐतिहासिकता में अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब इसमें जो सारा नाटक है वो ऐतिहासिक नहीं है। कहीं कहीं लेखक ने जो है इसमें कुछ ऐसे पात्र भी हैं और जो कुछ घटनाएं भी हैं जिसमें लेखक ने कल्पना का सहारा भी लिया है, फिर भी ऐतिहासिकता में अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रत्युत उसमें जीवंतता आई है। नाटक के आरंभ का दृश्य बड़ा ही भव्य है। प्राकृतिक मनोरमता तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति का केंद्र होने के कारण तक्षशिला का महत्व है। इस नाटक में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है उसके महत्व को भी जो है इस नाटक में उजागर किया गया है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो है पात्र व चरित्र चित्रण, कि इस नाटक में पात्रों की योजना कैसे हुई है। क्योंकि नाटक का हमने कथानक पढ़ा, तो कथानक में जो चंद्रगुप्त नाटक का जो कथानक है वो ऐतिहासिक है। और उसके बाद पात्र व चरित्र चित्रण में चंद्रगुप्त नाटक में प्राय सभी पुरुष पात्रों के नाम ऐतिहासिक हैं। क्योंकि ये नाटक भी ऐतिहासिक है, इसका कथानक भी ऐतिहासिक है, तो इसमें जो पात्र हैं, जो पात्रों के नाम हैं वो भी ऐतिहासिक हैं। उनमें जैसे नंद है, राक्षस है, वर रुचि है, चंद्रगुप्त है, शक्टार है, चाणक्य है, परत्वेश्वर है, आम्बिक है। और जमनों में सिकंदर, सेल्यूकस, फिलिप्स और मेगास्थनीस, सभी जो पात्र हैं उनके नाम जो हैं वो ऐतिहासिक हैं, इतिहास से मेल खाते हैं। पात्रों में जो नारी पात्र है उसमें कार्नेलिया है, कल्याणी है, अलका है, सुवासिनी है, मालविका है, ये सारे इस नाटक की नारी पात्र हैं। और इस नाटक में जो चंद्रगुप्त है वो नाटक का नायक है, और वो धीरोदात्त नायक के सब लक्षण चंद्रगुप्त में है। तो पात्र और चरित्र चित्रण में हमें ये याद रखना है कि इसमें कौन कौन से पात्र आए हैं, उनके क्या नाम हैं, और इसमें हमें ये भी पता है कि जो पात्रों के नाम हैं वो सारे ऐतिहासिक हैं। और इसमें जो चंद्रगुप्त है वो नाटक का नायक है। उसमें जो धीरोदात्त नायक होता है, धीरोदात्त नायक जो वो नायक होता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नायक होता है, उसमें सभी प्रकार के गुण होते हैं। और जो धीरोदात्त नायक के सभी लक्षण जो है चंद्रगुप्त में हमें देखने को मिलते हैं। चाणक्य का पात्र, जो चाणक्य का चरित्र है वो नाटक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चाणक्य है इस नाटक में बहुत महत्वपूर्ण उसका चरित्र चित्रण है। नाटक के आरंभ से लेकर अंत तक वह दिखाई पड़ता है कि जो चाणक्य है वो नाटक के शुरुआत से लेकर नाटक के अंत तक जो है बना रहता है। सतर्कता, गौरवमय, गंभीरता, दूरदर्शिता आदि गुणों से वह समन्विता है। जो चाणक्य है वो काफ़ी गौरवमय, गंभीरता, दूरदर्शिता, सतर्कता आदि उसके गुण हैं। उसके बाद जो सिहरन है वो देश प्रेमी वीर युवक है। इसमें एक पात्र आता है सिहरन। चंद्रगुप्त और सिहरन जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में इकट्ठे जो है अर्थशास्त्र की जो चाणक्य से शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो सिहरन है वो भी एक देश प्रेमी वीर युवक है, और जो देशद्रोही आम्बिक अंत में देश प्रेमी बनता है। कि जो आम्बिक है इस नाटक का पात्र है वो पहले देशद्रोही होता है, लेकिन नाटक के अंत में वो देश प्रेमी बन जाता है। राक्षस
पात्र का चरित्र उभर कर नहीं आया। प्रसाद जी ने चाणक्य के चरित्र को उदात्त रूप में चित्रित करने में राक्षस के चरित्र को गिरा दिया है। तो उसके बाद जो नारी पात्र हैं, नारी पात्रों में जो अलका है, अलका का जो चरित्र है वो काल्पनिक पात्र है। मतलब वो इतिहास में हमें अलका के बारे में सुनने को नहीं मिलता। तो लेखक ने जो अलका है इस नाटक की नारी पात्र है, उसका वो एक काल्पनिक पात्र है। प्रसाद जी ने अपने आदर्शों को उसके द्वारा प्रतिपादित किया है। मतलब जयशंकर प्रसाद के जो अपने आदर्श हैं, उस आदर्शों को अलका के माध्यम से जो है प्रतिपादित किया है। वह देश प्रेमी है, उसमें उदात्त पात्र के सभी लक्षण हैं। और जो सुहासिनी है वो भी एक काल्पनिक पात्र है इस नाटक में। इस पात्र के द्वारा प्रसाद जी ने यह बताना चाहते हैं कि परिस्थितियों के कारण अनेक रूप धारण करने पर भी वह मूलतः एक ही है। मालविका भी एक गौण पात्र है और काल्पनिक पात्र है। कार्नेलिया एक विदेशी पात्र है। प्रसाद जी ने इस पात्र के द्वारा भारत देश, उसकी संस्कृति और सभ्यता की प्रशंसा की है। जो कार्नेलिया थी वो भारत देश से प्रेम करती थी और लेखक ने कार्नेलिया के द्वारा जो भारत देश की संस्कृति है, उसकी सभ्यता है, उसकी प्रशंसा करवाई है। उसके बाद जो हमारा आता है पात्र व चरित्र चित्रण के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है पात्र और चरित्र चित्रण के बाद भाषा कथोपकथन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कथोपकथन या संवाद, कि इस नाटक में जो कथोपकथन है वो कैसे हैं। तो चंद्रगुप्त जो नाटक है उसमें जो कथोपकथन है वो प्राय छोटे हैं और संवादों में रस के अनुकूल पदावली, भाषा और भाव योजना दिखाई पड़ती है। मतलब जिस प्रकार का जो कथोपकथन क्या होता है, संवाद होते हैं या उसको अंग्रेज़ी में डायलॉग भी कहते हैं, उसका कथोपकथन का जो एक नाटक में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर नाटक में जो संवाद हैं वो प्रभावशाली हैं, रोचक हैं, तो नाटक की जो प्रभाव उत्पादकता जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो चंद्रगुप्त नाटक के जो कथोपकथन है वो प्राय छोटे हैं और जो संवाद हैं वो रस के अनुकूल पदावली, भाषा और भाव योजना दिखाई पड़ती है। मतलब संवादों में जिस प्रकार के संवाद हैं, उसमें संवादों में जिस रस की उत्पत्ति हो रही है, उस रस के अनुकूल ही लेखक ने जो भाषा है या भाव योजना है वो इस नाटक में हमें दिखाई पड़ती है। वीर रस से संबंधित संवादों में उत्साह, गर्व, आवेश, दर्प, क्रोध सभी भाव समय अनुसार व्यंजित हैं। कि इस नाटक, क्योंकि इस नाटक में जो है युद्धों का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है, तो अगर युद्ध का वर्णन है तो निसंदेह इस नाटक में जो है वीर रस की उत्पत्ति हुई है। और वीर रस के संबंधित जो भी संवाद हैं, उन संवादों में उत्साह, गर्व, दवेश, दर्प, क्रोध आदि जो भाव हैं वो समय अनुसार व्यंजित हैं। और श्रृंगार, यहाँ भी श्रृंगार रस की योजना हुई है, वहाँ भाषा और भाव व्यंजना में तदनुकूल परिवर्तन होता रहता है। कुछ संवाद भावुकता से समन्वित होने के कारण अत्यंत मधुर तथा प्रभावोत्पादक हैं। कथोपकथन से कथा आगे बढ़ती है। और इस नाटक में थोड़ा सा संवाद देख लिए। संवाद योजना का उदाहरण है कि चाणक्य केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था। सिहरन, आर्य, मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र शस्त्र की है। चाणक्य, अच्छा
तुम अब मालव में जाकर क्या करोगे? सिहरन, अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तो तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। कथोपकथन से पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। तो ये सारे इसका एक उदाहरण था कथोपकथन का। उसके बाद अगली विशेषता है, नाटक के तत्वों के आधार पर हम समीक्षा कर रहे हैं, तो भाषा तथा शैली। भाषा और शैली के आधार पर हम इस नाटक की समीक्षा करेंगे। और इस नाटक की जो भाषा की विशेषताएं हैं वो हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो भाषा है वो प्रवाहमयी है, मतलब एक प्रवाह में आगे बढ़ती जाती है, उसमें कहीं भी रुकावट नहीं है। तो उसकी जयशंकर प्रसाद की जो भाषा है उसकी विशेषता क्या है? प्रवाहमयी है। पात्रोचित है, मतलब इसका क्या है कि पात्रोचित है, मतलब कि जो उनकी भाषा है वो पात्रों के अनुकूल है। जिस प्रकार के पात्र हैं और उसी प्रकार की जो योजना है, भाषा की जो योजना है उसी के अनुकूल जो है बनाई गई है। मार्मिक उक्तियों का संयोजन है। मार्मिक क्या होती है कि जिसमें कोई दुखदाई उक्तियाँ, मतलब कोई भाव ऐसे आते हैं नाटक में कि जो उसमें मार्मिक जो कथन होते हैं वो इस भाषा में उनका संयोजन किया गया है। अभीष्ट भावों को प्रकट करने में सक्षम है। तत्सम शब्दावली प्रयुक्त हुई है। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में हमें प्राय देखने को मिलता है कि इसमें शुद्ध हिंदी का अधिक प्रयोग किया गया है, मतलब तत्सम शब्दावली जो है वो इस नाटक में प्रयुक्त हुई है। भाषा द्रोह न होकर सदा उपयुक्त रही है। शैली रोचक तथा प्रवाहमयी है। जो भाषा है वो द्रोह का अर्थ होता है कि वो कठिन नहीं है बल्कि सदा नाटक के लिए उपयुक्त रही है। और जो इसकी शैली है वो रोचक एवं प्रवाहमयी है। इस नाटक की जो शैली है चंद्रगुप्त की वो रोचक और प्रवाहमयी रही है। उसके बाद चंद्रगुप्त नाटक में भाषा के अनेक रूप मिलते हैं। उसमें अलंकारिक भाषा है, सरल भाषा है, व्यवहारिक भाषा है, धारावाहिक भाषा है, कथात्मक भाषा है और कहीं कहीं लेखक ने सूक्तियों का प्रयोग भी किया है। सूक्तियाँ मतलब सु प्लस उक्ति, जो उक्ति सत्य है वो उनको सूक्तियाँ कहते हैं। जैसे स्मृति जीवन पुरस्कार है, जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल समाधान। तो ये देश अपना भाषा शैली के बारे में हमने इसकी समीक्षा की है। उसके बाद आगे हम करेंगे देश काल तथा वातावरण। तो चंद्रगुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटक है और इस कारण उसमें चंद्रगुप्त कालीन आर्यावर्त की परिस्थितियों का चित्रण भी किया गया है तथा धर्म, राजनीति, पात्र, गीत आदि में अंतर्द्वंद प्रयुक्त हुआ है। तो जो देश काल और वातावरण जो नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है उसके आधार पर अगर हम चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस नाटक में जो चंद्रगुप्त है वो ऐतिहासिक नाटक है और उसमें जो चंद्रगुप्त कालीन, मतलब जिस समय चंद्रगुप्त का काल था उस काल में जो आर्यावर्त की परिस्थितियाँ थी, चाहे वो कैसी भी हों, राजनीतिक हों, धार्मिक हों, उन सभी परिस्थितियों का वर्णन जो है इस नाटक में हमें देखने को मिलता है। तो राजनीतिक स्थिति में उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष से जर्जर थे। मतलब राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा हम कर रहे हैं कि एक ओर नंद और प्रतेश्वर का विरोध और दूसरी ओर आंबिक और प्रतेश्वर का पारिवारिक संघर्ष था। आंबिक यवनों को आर्यावर्त में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सहायता करता है, प्रतेश्वर डटकर उनका विरोध करता है। मालव और शूद्र जैसे छोटे छोटे गणतंत्रों के शासकों को मिलाना भी सरल नहीं था। मगध की राजनीतिक स्थिति अव्यवस्थित थी। नंद विलासप्रिय, कामुक और मद्यप था। राक्षस मंत्री भी मद्यप था। जनता पर मनमाने अत्याचार होते थे।
लोग परिवर्तन का अवसर ढूंढ रहे थे। नंद की पुत्री कल्याणी भी अपने पिता के शासन से जो है असंतुष्ट। मतलब राजनीतिक स्थिति के बारे में इस नाटक में बताया गया है कि जो नंद है वो, जो मगध है, मगध का शासक जो नंद है वो विलास प्रिय था, कामुक था, मदब था, और उसका जो मंत्री भी है वो भी मदब था, और जनता पर जो है मनमाने अत्याचार होते थे। और जो नंद की पुत्री कल्याणी भी अपने पिता के शासन से संतुष्ट नहीं थी। तो ये राजनीतिक स्थिति है इस नाटक की। और धार्मिक स्थितियों में नंद जो बौद्ध था और राक्षस प्रसन्न बौद्ध था। चाणक्य वैदिक धर्मानुयायी था। बौद्ध और वैदिक धर्मों के बीच संघर्ष चलता था। नंद ने वैदिक धर्मावलंबी शक्टार को अंधकूप में रखा। उसने शक्टार के पड़ोसी चणक का ब्राह्मण शव छीन लिया। तक्षशिला गुरुकुल बौद्धिक धर्म का केंद्र था। मतलब उसमें धर्म के आधार पर भी जो है आपस में द्वंद्व चलता रहता था। और इस नाटक की देश काल और वातावरण के आधार पर हम इस नाटक की समीक्षा कर रहे हैं। तो उसमें पहले हमने राजनीति के बारे में पढ़ा कि राजनीति कैसी थी कि जो मगध का शासक था नंद, वो विलास प्रिय था और जनता पर अनेक प्रकार के जो अत्याचार हो रहे थे। उसके बाद धार्मिक स्थिति, मतलब जो नंद बौद्ध था, चाणक्य वैदिक धर्मानुयायी था, तो इसके मतलब आपस में जो है एक दूसरे पर जो है धर्म के आधार पर भी जो है एक दूसरे का विरोध होता रहता था। नारियों की स्थिति आगे हम करते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में देश काल और वातावरण कर रहे हैं, तो उसमें नारियों की स्थिति, तो महिलाओं में पर्दे की प्रथा नहीं थी कि जिस समय ये नाटक लिखा गया था उस समय जो नारियों के पर्दे की प्रथा थी वो नहीं थी। वे स्वच्छंदता से अपना विचार प्रस्तुत कर सकती थी, राजसभाओं में उपस्थित हो सकती थी, युद्ध भूमि में भी जा सकती थी, शिक्षा महिलाओं को भी दी जाती थी। मालविका के मानचित्र खींचने से इस बात की पुष्टि हमें हो जाती है। आगे युद्ध वर्णन, ये हम देश काल और वातावरण में ही कर रहे हैं कि युद्धों में गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना और नौ सेना का भी उपयोग होता था। सैनिक कटार, धनुष, तीर आदि का उपयोग करते थे। आर्यों की रणनीति ऐसी थी कि कृषक और निरीह लोग दुख नहीं पाते थे। किसान रणभूमि के पास ही स्वच्छंदता के साथ हल चलाते थे। यमनों की रणनीति इससे भिन्न थी। निरीह जनता को लूटना, गांवों को जलाना उसके साधारण काम थे। तो शिक्षा व्यवस्था इस काल में थी जो अध्ययन और अध्यापन के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था थी। उस समय स्कूल नहीं थे लेकिन गुरुकुल थे। अध्ययन और अध्यापन के लिए गुरुकुल थे। उस समय तक्षशिला का गुरुकुल प्रसिद्ध था। वहाँ के नियम कठिन थे। वहाँ का स्नातक वहीं आचार्य भी बन सकता था। तो वहाँ पर गुरुकुलों के बारे में और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है उसके गुरुकुल जो है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद सामाजिक परिस्थिति कि समाज में वर्ण व्यवस्था का, ये सारा हम देश काल और वातावरण के आधार पर हम कर रहे हैं। उसमें सामाजिक स्थितियों के बारे में इस नाटक में जो तत्व है देश काल और वातावरण, उसमें हम समीक्षा कर रहे हैं कि उस समय का देश काल और वातावरण कैसा था, उस समय की राजनीति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, नारियों की स्थिति कैसी थी। तो ये सारा हमने पढ़ा। फिर उस समय की सामाजिक स्थिति में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। दंडायन जैसे तपस्वी लोगों के आश्रम होते थे। वे राजा के पास नहीं जाते थे, राजा लोग ही उनके पास आते थे। जनता में प्रांतीय भावना थी, मतलब उसमें एकता नहीं थी। उस समय जनता में मतलब एक अपने अपने प्रांत के बारे में सोचते थे, बल्कि पूरे भारतवर्ष के बारे में सोचते, मतलब उनमें प्रांतीय भावना थी। चाणक्य, अलका जैसे लोग देश में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में लगे थे। विलास कानन में राजा के साथ नागरिक भी मंदिरा पी सकते थे। तो सामाजिक स्थितियों में जो है
हमने ये देखा कि जो जनता थी वो प्रांतीय भावना उनमें थी, देश के प्रति, पूरे संपूर्ण देश के प्रति उनका मोह नहीं था, देशभक्ति की भावना उनमें नहीं थी, बल्कि एक प्रांतीय भावना थी। चाणक्य, अलका जैसे लोगों ने जो देश में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में लगे हुए थे। और विलास जो कानून है उसमें राजा के साथ नागरिक भी मदिरा पी सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रस सृष्टि, कि इस नाटक में किन किन रसों का वर्णन हुआ है। तो सबसे जो प्रधान रस है इस नाटक में वो है वीर रस। जो चंद्रगुप्त नाटक है उसमें वीर रस की प्रधानता है, और श्रृंगार रस भी वीर रस की पुष्टि में प्रयुक्त हुआ है। मतलब इसमें जो प्रमुख रस तो वीर रस है, लेकिन श्रृंगार रस भी वीर रस की पुष्टि के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त शांत व अन्य रसों का संकेत भी मिलता है। नाटक का प्रारंभ जो है वो राजनीति से होता है और समापन प्रणय से। यही नाटक की रसमय विशेषता है कि जब नाटक की शुरुआत होती है या प्रारंभ होता है तो उस समय राजनीति से होता है उसका प्रारंभ, और जो उसका समापन है वो प्रणय से होता है। इसी यही नाटक की जो है रसमय विशेषता है। उसके बाद हम करेंगे चंद्रगुप्त नाटक का उद्देश्य, कि इस नाटक का क्या उद्देश्य है। लेखक ने जो चंद्रगुप्त नाटक लिखा है इसको लिखने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी रचना जो है वो बिना उद्देश्य के नहीं लिखी जाती। कोई भी रचना है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तो जो चंद्रगुप्त नाटक है, हम नाटक का ये भी एक तत्व है उद्देश्य, क्योंकि अगर किसी नाटक का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल मनोरंजन ही है, तो वो नाटक सफल नाटक नहीं कहा जा सकता। इसलिए नाटक में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। देश की समस्याओं से संबंधित उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, तभी वो एक सार्थक या सफल नाटक कहा जा सकता है। तो देख, जहाँ तक चंद्रगुप्त नाटक का प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक की कथा वस्तु को देखने से स्पष्ट होता है कि भारतवासियों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। कि जो चंद्रगुप्त नाटक है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, कि भारतवासियों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना उसका प्रमुख उद्देश्य है। भारत के अतीत, मतलब अतीत के जो स्वर्णिम अतीत है, जिसमें चंद्रगुप्त के द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों और जो नंद वंश का विलासी राजा था नंद मगध का, उसको हराकर एक अच्छे शासन भारत की एकता का प्रदर्शन किया। संपूर्ण भारत को एक अखंड साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करना ही इस नाटक का उद्देश्य रहा है। और भारतवासियों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना इस नाटक का जो है उद्देश्य रहा है। यह बात अलका के चरित्र और उसके द्वारा गाए गए प्रणय गीत से स्पष्ट होती है। साथ साथ वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान करना नाटककार का उद्देश्य रहा है। तो इस नाटक का क्या उद्देश्य है कि भारतवासियों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना, और उसके साथ साथ जो वैदिक संस्कृति है उसका पुनरुत्थान, मतलब दोबारा उसको समाज में लाना भी नाटककार का उद्देश्य रहा है। उसके बाद गीत योजना, कि इस नाटक की गीत योजना कैसी है। तो चंद्रगुप्त नाटक जो है इसमें गीतों की योजना भी हुई है। इसमें कुल 13 गीत हैं, और यह गीत पात्रों के अंतर्द्वंद, प्रेम तथा अनुराग, देश प्रेम तथा कोमल भावों के परिचायक हैं। कि इसमें कुल 13 गीत हैं। इसमें अलका भी गीत गाती है, कार्नेलिया भी गीत गाती है। तो महत्वपूर्ण गीत हैं इस नाटक में। तो जो कार्नेलिया तथा अलका के द्वारा गाए गए गीतों में देश प्रेम की भावना निहित है। कि जो अलका या कार्नेलिया के द्वारा गीतों की योजना या उनके द्वारा गीत जो गाए गए हैं, तो उसमें उनके गीतों में जो है हमें देश प्रेम की भावना देखने को मिलती है।
प्रणय गीतों में मादकता, उद्दाम यौवन की तरंग, व्याकुलता, उलझन तथा अंतर्द्वंद की अभिव्यक्ति हमें मिलती है। तो इस नाटक की हमने गीतों के आधार पर जो है इसमें कुल 13 गीत हैं और इसमें अलका या कर्नेलिया के द्वारा जो गीत गाए गए हैं उन गीतों में हमें राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम की भावना में देखने को मिलती है। और इसमें हमारा लास्ट जो समीक्षा का जो तत्व बचा है वो है रंगमंच। रंगमंच जो नाटक है का जो तत्व है रंगमंच, रंगमंच का क्या अर्थ है कि रंगमंच वो होता है कि अगर हम मतलब नाटक को रंगमंच पर खेल सकते हैं या नहीं, मतलब उसका हम अभिनय कर सकते हैं या नहीं। यद्यपि जो जयशंकर प्रसाद ने अपने पहले नाटक लिखे थे, सज्जन, कर्नेलिया, इस प्रकार रंग में भंग, ये नाटक लिखे थे, तो वो नाटक रंगमंच की दृष्टि से इतने उपयुक्त नहीं थे। लेकिन बाद वाले जो नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, वो नाटक जो है रंगमंच की दृष्टि को केंद्र में रखकर जो है लिखे गए हैं। तो जो चंद्रगुप्त नाटक है उसे हम रंगमंच पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अधिकांश घटनाएं रंगमंच के उपयुक्त हैं। कुछ घटनाओं का रूपान्वित भी किया जा सकता है। रंगमंच के उपयुक्त होने से चंद्रगुप्त पूर्णतः एक सफल नाटक कहा जा सकता है। मतलब वही नाटक जो है सफल नाटक कहा जा सकता है कि जिसे हम जो है रंगमंच पर प्रस्तुत कर सके। तो जो चंद्रगुप्त नाटक है उसे बड़े आसानी से जो है हम इसे रंगमंच पर खेल सकते हैं। तो इसलिए जो चंद्रगुप्त नाटक है एक सफल नाटक हम उसे कह सकते हैं। तो आज हमने नाटक के तत्वों के आधार पर जो है चंद्रगुप्त नाटक की हमने समीक्षा की है। उसमें कथानक आता है, पात्र चरित्र चित्रण आते हैं, देश काल वातावरण आता है, संवाद योजना आती है, भाषा शैली आती है, उद्देश्य आता है, गीत योजना आती है, रंगमंच आता है। तो इन्हीं सभी तत्वों के आधार पर आज हमने चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा की। और आप सभी इस वीडियो को देखें और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।